नमस्कार। राष्ट्रीय सुरक्षा और नीति निर्माण से जुड़े इस बेहद अहम रणनीतिक और भौगोलिक विश्लेषण में स्वागत है। आज हमारी चर्चा का केंद्र दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है, हॉर्मोज जलडमरू मध्य, जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज भी कहते हैं। ये एक ऐसा समुद्री मार्ग है जिसका नाम तो काफी सुना जाता है, लेकिन आज हम इसके भूगोल और सामरिक महत्व को बिल्कुल निष्पक्ष और तथ्यात्मक नजरिए से डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं और इस ब्रीफिंग के 4 मुख्य सामरिक डोमेन तय करते हैं। पहले हम इसके भौतिक आयामों को समझेंगे, फिर सतह के नीचे पानी की गहराई और नेविगेशन को देखेंगे। उसके बाद यहाँ मौजूद द्वीपों पर नियंत्रण और उनके प्रभाव का विश्लेषण करेंगे, और आखिर में शिपिंग के लिए उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय खतरों पर बात करेंगे। आइए पहले खंड से शुरुआत करते हैं, जलडमरू मध्य के आयाम। किसी भी रणनीतिक चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले इस क्षेत्र की जमीनी या कहें पानी की भौतिक वास्तविकता को स्थापित करना बिल्कुल बुनियादी और जरूरी कदम है। अगर बिल्कुल सटीक भौगोलिक बात करें तो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य ओमान के मुसंधम प्रायद्वीप और ईरान के बीच फंसा एक बहुत ही संकरा चैनल है। इसका असली गेम चेंजिंग पहलू ये है कि यह फारस की खाड़ी को सीधे ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। वैश्विक ऊर्जा की सप्लाई चेन के लिए ये सचमुच दुनिया की सबसे बड़ी लाइफलाइन है। और तथ्य बिल्कुल निर्विवाद हैं। अपने सबसे संकरे बिंदु पर ये चैनल सिर्फ और सिर्फ 30 मील चौड़ा है। जी हाँ, केवल 30 मील। यही वो भौतिक सीमा है जो इस पूरे क्षेत्र की सामरिक चालों को तय करती है। सोचिए, इतनी छोटी सी जगह से दुनिया के तेल का इतना विशाल हिस्सा हर दिन गुजरता है। अब दूसरे खंड पर आते हैं। चलिए सतह से नीचे चलते हैं और उन अंतर्जलीय यानी अंडरवाटर तंत्रों को डिकोड करते हैं, जो तय करते हैं कि इस चोक पॉइंट से वाणिज्यिक जहाज असल में कैसे गुजरते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है। इतने विशालकाय सुपर टैंकर इस संकरे से मार्ग में सुरक्षित रूप से कहाँ नेविगेट कर सकते हैं? सतह के नीचे की भौतिक वास्तविकताएं अक्सर हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली होती हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो है यातायात के इन दो बिल्कुल अलग मार्गों के बीच का अंतर। एक तरफ ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम या TSS है, जो मुसंदम प्रायद्वीप के उत्तर में है, यही मुख्य वाणिज्यिक मार्ग है, और दूसरी तरफ ओमानी द्वीप डिडिमर के दक्षिण में एक इनशोर ट्रैफिक जोन है, जहां शांतिकाल में ओमान द्वारा बड़े जहाज़ों की पहुंच पूरी तरह प्रतिबंधित रहती है। लेकिन इस दक्षिणी जोन की एक और खास बात है जो ध्यान देने लायक है। यहाँ पानी की गहराई 650 फीट से भी ज्यादा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि रणनीतिक रूप से ये इसलिए अहम है कि 1979 से पहले असल में यही क्षेत्र जलडमरू मध्य से गुजरने वाले मुख्य शिपिंग चैनल के रूप में काम करता था। इस पूरे इलाके की बाथमेट्री यानी पानी की गहराई के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। गहराई मुसंदम प्रायद्वीप के पास सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे जहाज उत्तर की ओर मतलब ईरानी तट की तरफ बढ़ते हैं, ये गहराई धीरे धीरे कम होने लगती है। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा ये है कि एक पूरी तरह से लदे हुए वेरी लार्ज क्रूड कैरियर यानी VLCC को सुरक्षित रूप से चलने के लिए समुद्र की सतह के नीचे 20 से 25 मीटर के ड्राफ्ट की जरूरत होती है। ये वो महत्वपूर्ण पैमाना है जो तय करता है कि ये विशालकाय जहाज कहाँ जा सकते हैं और कहाँ नहीं। और इसी पैमाने से एक बड़ी सच्चाई सामने आती है। पानी की अत्यधिक गहराई की वजह से पूरी तरह से लदे हुए विशाल सुपर टैंकर केवल निर्धारित ट्रैफिक मार्ग तक ही सीमित नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो वे भौतिक रूप से जलडमरू मध्य के अधिकांश हिस्सों से नेविगेट कर सकते हैं। यह लचीलापन सामरिक नजरिए से एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पानी के नीचे की दुनिया से अब जरा सतह के ऊपर लौटते हैं, तीसरे खंड की तरफ, द्वीपों पर नियंत्रण और प्रभाव। आइए जलडमरू मध्य के भीतर मौजूद भूभागों की क्षेत्रीय और भू राजनीतिक वास्तविकताओं का एक बिल्कुल निष्पक्ष मानचित्रण करें। और यह बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि यहाँ भूमि नियंत्रण का असल बंटवारा कैसा है। जलडमरू मध्य के 8 प्रमुख द्वीपों में से पूरे 7 पर ईरान का नियंत्रण है। ईरानी नियंत्रित द्वीपों की इतनी भारी मौजूदगी सीधे तौर पर समुद्री नियंत्रण की गतिशीलता को प्रभावित करती है।
यहाँ क्षेत्रीय नियंत्रण के दो पहलू साफ दिखते हैं। एक तरफ बंदर अब्बास, बुशैर और चाबहार जैसे ईरानी नौसैनिक अड्डे हैं, जिनकी खुले समुद्र तक सीधी पहुंच है, और दूसरी तरफ 3 बेहद रणनीतिक द्वीप हैं, अबू मूसा, ग्रेटर ट्यूनब और लेसर ट्यूनब। इन द्वीपों को लेकर ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक सक्रिय विवाद है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि 1970 के दशक से ही ईरान ने इन द्वीपों पर निरंतर अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखी है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हमारे आखिरी खंड से जुड़ता है। शिपिंग के लिए पर्यावरणीय खतरे। भू राजनीति से हटकर यहाँ का वातावरण और जलवायु एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती पेश करते हैं। अगर जलवायु की बात करें तो ईरानी खाड़ी का तट अत्यंत शुष्क और सच कहें तो असहनीय रूप से गर्म है। जुलाई और अगस्त के महीने तो यहाँ सबसे ज्यादा गर्म होते हैं। इस कठोर मौसम की वजह से यहाँ मानव बसाव कम है। हालांकि बड़े पैमाने पर चल रहे तेल संचालन ने यहाँ कुछ सीमित बुनियादी ढांचे के विकास को जरूर जन्म दिया है। और ये कठोर मौसम अपने साथ कुछ गंभीर वायुमंडलीय खतरे भी लाता है। शुष्क गर्मियों के दौरान दक्षिणी तट पर धूल भरी धुंध बहुत ही आम बात है। सुबह के कोहरे से दृश्यता लगभग खत्म हो जाती है। सबसे बड़ी बात, यहाँ चलने वाली स्थायी अपतटीय हवाएं लगातार नमी और धूल लाती हैं। जब ये हवाएं तेज होती हैं तो ये सीधे तौर पर तेल टैंकरों के टर्मिनल लोडिंग संचालन के लिए एक बहुत बड़ा भौतिक खतरा बन जाती हैं। अंत में स्रोत सामग्री का यह विचारणीय तथ्य पूरे विश्लेषण का सार प्रस्तुत करता है। इन द्वीपों पर ईरान का वास्तविक नियंत्रण निश्चित रूप से जल डमरू मध्य के जल में ईरानी प्रभाव को मजबूत करता है। द्वीपों पर यह नियंत्रण और जल डमरू मध्य का संक्रापन भौगोलिक बाधाओं और भू राजनीतिक शक्ति का एक ऐसा जटिल जाल बुनता है जिस पर विचार करना भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों के लिए अनिवार्य है। इस रणनीतिक विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।